यार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एफएमजी के एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे और जो काफ़ी पॉइंट हैं मैंने इस नोटबुक में नोट किए हैं। 7 से 8 पॉइंट हैं। अगर इन पर एनएमसी विचार करके अगर इन त्रुटियों को कहीं ना कहीं अगर कम कर दे तो दोस्तों एनएमसी का जो एग्ज़ाम होगा एफएमजी का, इसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। इसके अलावा लोगों का इस पर भरोसा बढ़ेगा और साथ ही इसमें पारदर्शिता आएगी। तो दोस्तों ये पॉइंट जो मैंने इस नोटबुक में नोट किए हैं, इसके अलावा अगर आपको लगे कि और कोई पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप भी अपना विचार व्यक्त करें। इसके अलावा मैं बता देता हूं जो मुझे कहीं ना कहीं कमी लगी। सबसे पहला दोस्तों जो कमी थी वो ये कि एग्ज़ाम पेपर एनएमसी के द्वारा जो कराया जाता है, एमसीआई का या फिर एफएमजी का, ये एग्ज़ाम पेपर आपको ऑथेंटिक तरीके से मिलना चाहिए। हालांकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो आपको एग्ज़ाम पेपर ऑनलाइन होता है, उसके बावजूद आपको नेट पर अपलोड कर देना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंटों के पास एक एग्ज़ाम पेपर चला जाए और वो अपना एनालिसिस कर सके कि मेरे से कहाँ मिस्टेक रही है, कहाँ मुझे और प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हर 6 महीने का टाइम मिलता है आपके लिए, तो 6 महीने में अपनी आप लिमिटेड त्रुटियों को ही सही कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको एग्ज़ाम पेपर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो मैंने टॉपिक रखा है वो ये रखा है कि अगर आप जैसे आपको एग्ज़ाम पेपर मिल जाता है कि देखो जिस स्टूडेंट के 141 से और 149 के बीच में नंबर हैं, उसको 1, 2, 2, 3, 3 नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। और दोस्तों 1-2 क्वेश्चनों में लापरवाही से वो या तो क्वालिफाइड हो जाते हैं, नॉन क्वालिफाइड रह जाते हैं। तो आप जैसे अपना एग्ज़ाम पेपर दोगे तो उसमें आपको 2 दिन 4 दिन का ये भी टाइम देना चाहिए कि आज तक शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ होगा जिसमें कुछ क्वेश्चनों में बोनस ना मिला हो, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन हों जिनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ना हो, तो स्टूडेंट्स उन पर चैलेंज कर सके या फिर मेल कर सके और उस क्वेश्चन पे उंगली उठा सके कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, फिर इसके आंसर 2 होने चाहिए थे। तो एक उनको ऐसा मौका मिलना चाहिए, और ये मौका तभी मिल पाएगा जब आप उनको एग्ज़ाम पेपर दोगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये मौका भी मिलना चाहिए। हो सकता है जो स्टूडेंट 2-4 नंबर से रह रहा है वो पास हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट जो तीसरा पॉइंट रखा है वो मैंने ये रखा है कि आप काफ़ी स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो नए नए युवा लड़के जा रहे हैं काफ़ी, तो उनको ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो आपको 15 से 20 साल के जो लास्ट पेपर कराए हैं एमसीआई ने, वो आपको अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर देने चाहिए। हालांकि वो मार्केट में मिलते हैं पेपर, लेकिन वो सब मेमोरी बेस होते हैं, तो उनमें अप डाउन होता रहता है। तो आप प्रॉपर ढंग से वो पेपर आपको अपनी ऑफिशियल साइट पर अगर आप अपलोड कर दोगे तो स्टूडेंट्स को एक कन्फर्म आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे कम पूछे जाते हैं, हर साल इस क्वेश्चन से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का परफेक्ट स्टूडेंट्स पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने चौथा पॉइंट रखा है, जो सबसे ज़्यादा अभी सुर्खियों में चल रहा है कि इसमें 2 चांस, 3 चांस, 4 चांस, मेरा मानना ये है कि अनलिमिटेड चांस आपको कर देने चाहिए। क्योंकि अगर आप दोस्तों एमबीबीएस करके आ गए, माना कि आपने 5, 7, 10 चांस कर दिए, जब तक अगर स्टूडेंट वो नहीं निकाल पाएगा उसमें, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में रहेगा। अगर आप अनलिमिटेड चांस कर दोगे तो उसको कभी ना कभी हो सकता है 35, 40, 45 की एज में कहीं ना कहीं उसको रहेगा कि मेरे फ्यूचर में मैं एमसीआई क्लियर करके अपनी लैब सिक्योर कर सकूं। तो आपको अनलिमिटेड चांस कर देने चाहिए। देखो अनलिमिटेड चांस करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसको निकलना होगा वो इतने पे भी निकल जाएगा, और जिसको नहीं निकलना होगा आप उसके लिए भले लाइफ टाइम चांस कर दो। बस ये कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने 5वां पॉइंट रखा है, देखो ये बड़ा एग्जाम है, 19 सब्जेक्ट आती हैं, 5 साल की मेहनत होती है दोस्तों। सिर्फ आप एक एग्जाम से पूरा एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आप जिस स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा हो, किसी को प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, तो 50% बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको 30% कर देनी चाहिए। 30% अगर आप जो स्टूडेंट बना रहा है मोर देन सफिशिएंट, वो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लायक तो है ही। तो दोस्तों मुझे लगता है 30% कर देनी चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो, आपको क्या लगता है 30 से कम करनी चाहिए, 30 से ज़्यादा करनी चाहिए? तो आप भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा स्टूडेंट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है अधिकतम स्टूडेंटों के लिए, जो बाहर नहीं जा पाते या फिर जो डर रहता है। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जो स्टूडेंट एमसीआई का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलता। लेकिन मैं एनएमसी वालों से निवेदन करूंगा, आप उनको भले लाइसेंस ना दो, लेकिन इतनी उनको छूट दे सकते हो कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी फैमिली को पाल सकें। क्योंकि जो स्टूडेंट एमबीबीएस कंप्लीट करके आता है वो अबाउट 25 ईयर का हो जाता है, तो वो इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स अपनी फार्मेसी की कोई शॉप या फिर मेडिकल की दुकान खोल सके। तो इतना उनको लाइसेंस मिलना चाहिए कि वो अपनी जीवन यापन चला सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर आप उसको एज ए पोस्टिंग नहीं दे सकते तो इतनी थोड़ी परमिशन उनकी डिग्री पे वैलिड होनी चाहिए, या फिर आपको इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि वो छोटा मोटा अपना काम चला सके। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने अगला पॉइंट मेंशन किया उसमें वो ये किया है कि सभी स्टूडेंटों को
दोस्तों हाँ, जो सबसे अलग पॉइंट रखा है वो रखा है कि एक्चुअली क्या है, जैसे अपन 11-12 में तैयारी करते हैं तो ऐसे फिक्स रहता है कि आपके काइनेमेटिक्स से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनिमल फिजियोलॉजी से इतने पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे। तो जो आपने पैरामीटर बना रखा है कि इस टॉपिक से इतने आएंगे, गायनो से इतने आएंगे, ENT से इतने आएंगे, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखो जब आप पेपर सेट करो। लास्ट ईयर मैंने सुना कि लास्ट ईयर की FMG का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 2008 जो नीट PG के एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन उठा के डाल दिए, उसमें लगभग 26 से 27 क्वेश्चन गायनो के थे। तो एक ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप हर टॉपिक से क्वेश्चन चुनें और जो आपने शेड्यूल तैयार कर रखा है कि इससे इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन का अप डाउन होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट जब 6 महीने तो आपको ऑलरेडी इस पेपर के लिए मिलता है, तो वही सब्जेक्ट पढ़ पाता है स्टूडेंट कि हाँ अपना एक जुगाड़ के टाइप से कि मैं इतने नंबर लेके 200 नंबर की तैयारी और मुझे 150 आ जाएंगे। अगर आप उसमें भी फेरबदल कर देते हो, जो जिस क्वेश्चन में आपने बता रखे 2 क्वेश्चन आएंगे उससे अगर 15 आ जाते हैं, और जिस टॉपिक को आपने 15-20 क्वेश्चन बता रखे उससे 5-7 आएंगे, तो स्टूडेंट का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आपको इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए और फिक्स शेड्यूल से, फिक्स टाइम टेबल जो सारणी बना रखी है उससे सेम क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट में पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि दोस्तों जैसे आउट ऑफ इंडिया स्टूडेंट MBBS करने चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट को अगर उनकी मेडिकल एजुकेशन में सुधार ही करना है, तो मेरा मानना यह है कि जिन कॉलेजों के लिए आपने हरी झंडी दे रखी है या फिर MCI अप्रूवल दे रखे हैं, तो आप हर साल स्टूडेंट से फीडबैक लीजिएगा कि कॉलेज में किस स्टैंडर्ड से पढ़ाया जा रहा है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे फीडबैक अच्छा ना है कि इस कॉलेज में एडमिशन होने के बावजूद लापरवाही की जा रही है या फिर प्रॉपरली टीचर्स नहीं है, उसको तुरंत 1 या 2 वार्निंग देके MCI की लिस्ट से निकाल देना चाहिए। और जो स्टूडेंट उसमें MBBS कर रहे हैं उनको तो कंप्लीट करने का आप अवसर दो, ये नहीं कि उनकी डिग्री खराब कर दो, लेकिन आगे से ये रूल्स निकाल दो कि अगले 2 साल के लिए इसको बैन कर दिया, 2 साल तक इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप हर साल 4-5 कॉलेजों को टारगेट कर लेते हो, तो 4-5 को देख के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब सचेत हो जाएंगी और अपनी मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बना देना चाहिए जिससे आउट ऑफ इंडिया में MBBS कर रहे हैं उनका समय समय पर आप एक एनालिसिस कर सकें कि वो सीख रहा है नहीं सीख रहा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रूल्स बना दो कि हर कॉलेज में इंडियंस टीचर जाएंगे, और जो कॉलेज है उनको अनिवार्य टाइप से कि उनको कंपलसरी 2 इंडियन टीचर जाना है, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए जाना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा रूल्स बना देते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो मैं हर कंट्री की हर कॉलेज की तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों में ऐसा होता है एक बार एडमिशन होने के बावजूद वो इंडियन स्टूडेंट पर इतना ध्यान नहीं देते, और फिर ध्यान देते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉपरली उनको सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। लेकिन आप कुछ ऐसा पैरामीटर डाल देंगे तो वो भी सचेत होकर स्टूडेंट के भविष्य के लिए और स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी काम करेंगे। तो ऐसे दोस्तों मुझे जो पॉइंट लगे वो मैंने रखे और अधिकतम बातों पे चर्चा की है। अगर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको कि कोई पॉइंट और रह गया तो आप ज़रूर कमेंट करें और अगली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बोला और वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और इसके अलावा अगर कोई NMC बोर्ड का कोई अगर इसमें मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो मेरी बातों पर विचार किया जाए और इनको नया जो आप ड्राफ्ट जारी करो तो उसमें इन बातों को पूर्णतः बड़े ही ध्यान से इनको लिखा जाए और आगे से रूल रेगुलेशन बनाए जाएं। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।